एक छोटी स्पोर्ट्स कार रेगिस्तान की सड़क पर जा रही है, अपने पीछे धूल का एक बड़ा बादल छोड़ते हुए। ड्राइवर बड़े अच्छे से तैयार होता है और अपनी सनग्लासेस को ठीक करते हुए खुद को रियर व्यू मिरर में देखता है। वो जानता है कि वो अच्छा दिख रहा है और महसूस भी अच्छा कर रहा है। और हॉलीवुड की 9वीं सबसे सफल फिल्म के डायरेक्टर को सितंबर के महीने में खुश क्यों नहीं होना चाहिए। कार एक क्लस्टर ऑफ बिल्डिंग्स के सामने आकर रुक जाती है, जो इस विशाल अन्यथा खाली रेगिस्तान में एकमात्र स्ट्रक्चर प्रतीत होता है। डायरेक्टर कार से बाहर निकलता है और उजाड़ स्थान का सर्वे करता है। टूटा हुआ फर्श, काफी बुरी स्थिति में इमारत और हर दिशा में मीलों तक फैला ये अकेला रेगिस्तान। ये जगह कमाल है, डायरेक्टर एक्साइटेड होकर बोलता है। ये पूरी जगह ही उसकी नई फिल्म के लिए एकदम सही होगी, जिसकी कहानी पूरी तरह से एक डेजर्ट एयर स्ट्रिप पर है, जो एक हवाई जहाज मैकेनिक की कहानी बताती है, जिसे एक बाउंटी हंटर महिला से प्यार हो जाता है जब वो एक अपराधी का पीछा कर रही होती है। एक कहानी बहुत पुरानी, बिल्कुल समय की तरह। लेकिन अब वो आदमी कहाँ है जिसने उसे बुलाया था? वही जो बार बार उसे रेगिस्तान के बारे में कोई डॉक्यूमेंट्री बनाने का कहता रहता था। लेकिन अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। वो शायद नहीं जानता था कि वो किस महान फिल्मिंग लोकेशन का मालिक है। डायरेक्टर आवाज देता है, हेलो। लेकिन हवा के अलावा वहां और कुछ नहीं है। वो अपनी सनग्लासेस उतारकर चारों ओर देखता है। वो देखता है कि हैंगर का दरवाजा खुला हुआ है। हो सकता है कि इस जगह का मालिक अंदर ही हो। डायरेक्टर हैंगर की ओर जाता है और एकदम वहीं रुक जाता है। उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। उसको विश्वास नहीं होता कि वो क्या देख रहा है। ये जगह जैसे उस आदमी ने फोन पर बताई थी उससे तो बहुत बेहतर है। हैंगर विशाल और पूरी तरह से खाली है। वो हैंगर में लगभग सभी सेट्स बना सकता है और शायद पूरी फिल्म ही यहाँ पर शूट कर सकता है। वो साउंड स्टेज रेट्स का भुगतान ना करके जो एलए के स्टूडियोज मूवीज के लिए चार्ज करते हैं बहुत सारा पैसा बचा पाएगा। जीनियस हो तुम, वो अपने आप को कहता है। फिल्म फ्लॉप होने के बाद भी फाइनेंशियली सक्सेस ही रहेगी। लेकिन वो आदमी कहाँ है जिसने उसे बुलाया था? क्या वो जानता नहीं कि वो कौन है? वो एक बहुत जाना माना डायरेक्टर है और उसके पास इतना समय नहीं है कि वो डेजर्ट नोबॉडी का इंतजार करे जो ये हवाई अड्डा चलाता है। ठीक है, अब बस वो जा रहा है। डायरेक्टर वापस जाने के लिए मुड़ता है, लेकिन अचानक जोर से हैंगर का दरवाजा बंद हो जाता है। ये क्या कोई मजाक है? वो हैंगर के दरवाजे की ओर जाता है और दरवाजे पर मारना शुरू कर देता है। हेलो, अरे मैं यहाँ फंस गया हूँ, क्या यहाँ कोई है? लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं। आखिर इस जगह पर चल क्या रहा है? डायरेक्टर घबरा रहा है। क्या ये किसी तरह का सेटअप है? क्या वो लुटने वाला है? अगर वो उसकी कार ले जाते हैं या फिर उसकी वो 9 पेमेंट्स, तो ये दुनिया की सबसे बुरी घटना तो नहीं होगी। लेकिन यहाँ बहुत गर्मी है। बाहर तो गर्मी थी ही, लेकिन हैंगर के अंदर तो और बुरा हाल है। और कौन कहता था कि रेगिस्तान की हवा ड्राई होती है? कोई बेवकूफी होगा। यहाँ की नमी जानलेवा है। डायरेक्टर अपने कॉलर को ढीला करता है ताकि कुछ राहत मिले। ठीक है, बहुत हो गया है। अगर तुम मुझे यहाँ से बाहर नहीं जाने दोगे तो तुम्हारे लिए बड़ी समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। और तभी डायरेक्टर को अपने पीछे एक आवाज सुनाई देती है जो हैंगर के डार्क डीपर से आती है। डायरेक्टर हालांकि प्रतिक्रिया नहीं करता है। उसे शांत रहने की जरूरत है। वो अपने जूते के लेस बंद करने का नाटक करते हुए नीचे झुकता है और अपने टखने के साथ लगी पिस्टल को बाहर निकालता है। वो खड़ा होकर घूमता है और पिस्टल अपने सामने कर लेता है, लेकिन उस अंधेरे में कोई नहीं दिखता है। ये तुम्हारा अंतिम अवसर है, मैं यहाँ खेल खेलने नहीं आया हूँ। अजीब सी आवाज फिर से आती है, एक रम्बलिंग नॉइस, और डायरेक्टर आगे की ओर आ जाता है। ये भी क्या हुआ है? ऐसा लगा जैसे फर्श हिला हो और उसने उसे आगे कर दिया है। ये फिर से हुआ है और फिर से। डायरेक्टर चिल्लाता है, ये क्या चल रहा है? वो रम्बलिंग ग्रोलिंग आवाज ऊंची होती जाती है और फर्श उसे आगे धक्का देता जाता है, जैसे कि एक लहर जमीन में चल रही हो। क्या ये भूकंप है? डायरेक्टर फर्श पर गिर जाता है और अभी भी फर्श उसे आगे धक्का देता रहता है उस भयानक आवाज की ओर। वो खड़े होने की कोशिश करता है लेकिन नहीं हो पाता। फर्श बहुत ज्यादा हिल रहा है। वो रेंगने की कोशिश करता है लेकिन उस आवाज के करीब से करीब आता जाता है। ये क्या था? डायरेक्टर चिल्लाता है और उसके सामने जो कोई भी होता है उस पर गन चलाता है। गन फायर की फ्लैश के कारण अंत में वो उसे देख ही लेता है जिस चीज की ओर उसे धकेला जा रहा था। वो एक विशाल, बहुत से नुकीले चारों ओर लगे दांतों वाला मांस था। कितना लकी था इस मूवी डायरेक्टर के लिए कि उसे तब तक एहसास नहीं हुआ जब तक बहुत देर हो चुकी थी कि उसकी नई फिल्म का स्थान ही उसकी वो आखिरी जगह होगी जो वो मरने से पहले देख पाएगा।
जैसे कि आप शायद पहले ही समझ चुके हैं, रेगिस्तान के बीच में ये अननोन बिल्डिंग जैसी दिखती है वैसी है नहीं, और वास्तव में SCP फाउंडेशन इसे काफी अच्छी तरह जानती है SCP-1051 के रूप में। SCP-1051 एक बिल्डिंग नहीं है, ये वास्तव में एक जीवित जीव है। इस जीव का शेल, जो कि एक एयरक्राफ्ट हैंगर जैसा दिखता है, काफी विशाल है, जिसका आकार 700 मीटर्स बाय 500 मीटर्स बाय 60 मीटर्स है। ये पूरी तरह से मोबाइल है और एक घात प्रबक्षी के रूप में कार्य करता है। सोशियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन के कई विभिन्न रूपों के माध्यम से अपने शिकार को लुभाते हुए SCP-1051 कई तरीकों से अपने शिकार को अपनी ओर लाता है, लेकिन इसका प्राइमरी मेथड कुछ विचारों को लोकप्रिय संस्कृति में फैलाना है। ये लगातार ऑर्बिटिंग सैटेलाइट से जुड़ने का प्रयास करेगा और उसका उपयोग टेलीविजन सिग्नल्स, इमेजेस या दूसरे मीडिया के रूपों को हासिल करने के लिए करेगा। इसे सैटेलाइट्स द्वारा अपने संदेश को जोड़ने और प्राप्त करने में लगभग 25% सफलता दर के रूप में मापा गया है, और इसमें रेगुलर रेडियो ब्रॉडकास्ट और स्टैंडर्ड टेलीफोन लाइन से जुड़ने की क्षमता भी हो सकती है। SCP-1051 द्वारा भेजे जाने वाले संदेश उस कैटेगरी में आते हैं जिसे कॉन्स्पिरेसी थीरीज कहा जाता है, जिसमें से अधिकांश इसके अपने बारे में हैं। इसने विभिन्न कॉन्स्पिरेसी वेबसाइट्स पर जानकारी अपलोड की है, जिसमें स्पेसशिप्स और इसके हैंगर में उनकी रिवर्स इंजीनियरिंग के होने की रिपोर्ट शामिल हैं, और ये भी कि मैन इन ब्लैक स्थान से एलियंस के साथ संपर्क बनाए हुए हैं। और इसने ये अफवाह फैलाने का प्रयास भी किया कि ये एक टेस्टिंग लोकेशन है जिसका उपयोग टॉप सीक्रेट डिवाइसेस जैसे एनर्जी वेपन्स, वेदर कंट्रोल डिवाइसेस, टेलीपोर्टेशन मशीन्स और इम्पॉसिबल प्रोपल्शन सिस्टम सहित सभी का टेस्ट किया जाता है। SCP-1051 ने रेडियो टेलीविजन ट्रांसमिशंस के माध्यम से ये फैलाने का भी प्रयास किया कि ये यूनाइटेड स्टेट्स शैडो गवर्नमेंट द्वारा उपयोग की जाने वाली साइट है। इसने हॉलीवुड आधारित प्रोडक्शन कंपनीज को अपनी जानकारी को और फैलाने के साथ साथ विभिन्न टैब्लॉइड न्यूज़पेपर से संपर्क करने के प्रयास में कुछ कॉल्स भी किए। शायद सबसे खतरनाक कार्य इसने US मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स को एक सीनियर ऑफिशियल के रूप में प्रस्तुत करने और उन्हें SCP-1051 के स्थान को रिवील करने का आदेश भी भेजा था। SCP-1051 अपने स्थान का बाहरी लोगों को बताने के लिए बेताब दिखता है, ये कोशिश करते हुए कि वो सब इसे खोजते हुए यहाँ आ जाएं, ताकि ये उन्हें अपने अंदर बुलाकर खा सके। और SCP-1051 की शारीरिक संरचना इस कार्य के लिए पूरी तरह उपयुक्त है। इसके विचित्र बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर में एक बड़ी जीभ है जो एक रनवे के समान दिखती है। जीभ सीधे एक विशाल एयरप्लेन हैंगर के दरवाजे में जाती है, जो कि शायद इस जीभ का मुंह है। ये दरवाजा खुलने के बाद एक हैंगर जैसा दिखता है, लेकिन वास्तव में यह SCP-1051 का एक गिजर्ड लाइक ऑर्गन है, जहां ये डाइजेशन के लिए तैयार करने के लिए अपने शिकार को एक पेस्ट में ग्राइंड करता है। अगली इमारत इस जीव का पेट है, जहां ये लिक्विफाइड शिकार को न्यूट्रिएंट्स में तोड़ता है और उन वेस्ट प्रोडक्ट्स को जिन्हें ये डाइजेस्ट नहीं कर सकता अलग कर देता है। न्यूट्रिएंट्स को क्षेत्र में पहुंचाया जाता है जहां SCP-1051 का ब्रेन होता है, जबकि वेस्ट को संरचना से बाहर निकाल दिया जाता है। अंत में इमारत के किनारे पर एक एंटीना सेट प्रतीत होता है। ये इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्गन्स जमीन के नीचे भी फैले हुए हैं, जहां कई और एंटीनास और वायर्स मौजूद हैं और 1051 को कई टेलीविजन, रेडियो और अन्य सिग्नल्स भेजने की क्षमता प्रदान करते हैं। SCP-1051 की खोज 1947 में की गई थी, जब एक एग शेप्ड स्ट्रक्चर अमेरिकन साउथ वेस्ट के रेगिस्तान में न्यू मैक्सिको के शहर रोसवेल के पास क्रैश लैंड हो गया था। यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स ने इस अजीब अंडे को अपने कब्जे में ले लिया और इसे ऑब्जर्वेशन और रिसर्च के लिए नेवाडा में इसके वर्तमान स्थान पर ले जाया गया। एयरफोर्स साइंटिस्ट जिन्हें अंडा साइन किया गया था, उन्होंने पहले सोचा कि वो मीटोराइट से डील कर रहे हैं, जो कि किसी अननोन मटेरियल से बना था। उनको जल्द ही पता चल गया कि ये अंडा खोखला था और किसी प्रकार के तरल से भरा हुआ। हालांकि सबसे अजीब बात ये थी कि जब उन्होंने तरल के अंदर कुछ पाया तो वो मूव कर रहा था। उन्होंने कई वर्षों तक इस अंडे को स्टडी किया, जब एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने अच्छे के लिए उनकी रिसर्च को समाप्त कर दिया। अंडा टूट गया। एक रात जब एयरफोर्स सार्जेंट बंसन और दो साइंटिस्ट डॉक्टर जेम्स और डॉक्टर गोल्ड अंडे का विश्लेषण करने के लिए अपना नियमित कार्य शुरू करने वाले थे, तब उन्होंने एक अजीब आवाज सुनी। जब उन्होंने अंडे की ओर देखा तो उन्हें इसके आउटर शेल पर एक क्रैक दिखा। ये क्रैकिंग लगभग 5 मिनट तक जारी रही, जब आखिरकार कुछ शेल से निकलकर बाहर आया।
उसके शेल से एक एलियन बाहर निकलने लगा और सभी लोग दौड़ने लग गए। लेकिन एक लंबा टेंटिकल की तरह दिखने वाला बाजू बाहर निकला और उसने डॉक्टर जेम्स को पकड़ लिया। इसने साइंटिस्ट को अपने अंदर खींच लिया और उसे अपने शरीर में एब्जॉर्ब कर लिया। सार्जेंट बर्नसन और डॉक्टर गोल्ड एयरप्लेन हैंगर से बाहर निकलने में सक्षम हो गए और उन्होंने एक सिग्नल भेजा जिसमें से एलियन के हमले का वर्णन था और मदद की आवश्यकता का संदेश, जिस कारण ये वस्तु एससीपी फाउंडेशन के रडार पर आ गया। जब सार्जेंट बर्नसन संकट का संकेत भेज रहे थे तो डॉक्टर गोल्ड ने उनके कंधे पर टैप किया और हैंगर की ओर इशारा किया जहां वो एग लाइक ऑब्जेक्ट रखा गया था। उन दोनों ने हैंगर को उभरते और विस्तारित होते देखा, जैसे अंदर से कोई चीज दीवारों को धक्का दे रही हो, और फिर अचानक से हैंगर गिर गया। उन्होंने देखा कि जीव मलबे में इधर उधर घूम रहा था, लेकिन तभी एलियन के चारों ओर एक नया शेल बनने लगा। ये बड़ा होता गया और फिर इसने वैसा ही रूप धारण कर लिया जैसे पहले वहां खड़ा हैंगर था। जल्दी एससीपी फाउंडेशन एजेंट्स उस साइट पर पहुंचे और इलाके को अपने कंट्रोल में ले लिया। उन्होंने तुरंत ही पता लगा लिया कि इमारत की तरह दिखने वाला जीव एलियन तो नहीं था, ये एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल जिसका जन्म एक अंडे से हुआ था और फिर इसने एक एयरप्लेन हैंगर का रूप ले लिया। अपने ही अंडे बाहर फेंक रहा था और कभी कभी ये अपने अंडे को आकाश में भी फेंक रहा था। इनमें से कई अंडों को फाउंडेशन द्वारा रोक दिया गया और पुनः प्राप्त कर लिया गया, लेकिन बाकी अंडे पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से बाहर निकलने में कामयाब रहे, जिस कारण उन्हें रिकवर करना असंभव हो गया। फाउंडेशन ने जल्द ही ये भी पता लगा लिया कि हैंगर द्वारा रेडियो सिग्नल्स भेजे जा रहे हैं और पास में एक छोटा रेडियो स्थापित किया गया जो वापस उस जीव को सिग्नल भेजेगा, जिसका नाम अब SCP-1051 था। डॉक्टर रिचर्डसन साइट पर फाउंडेशन के रिसर्चर जो कि 1051 की इन्वेस्टिगेशन को लीड कर रहे थे, उन्होंने उस फ्रीक्वेंसी को पाया जो जीव भेज रहा था और उससे संपर्क करने का प्रयास किया, ये पूछने के बाद कि क्या 1051 उसे सुन सकता है। जीव ने वास्तव में जवाब दिया और ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने कहा था कि मुझे दो। जब डॉक्टर रिचर्डसन ने इसे विस्तृत करने के लिए कहा कि क्या दें, 1051 ने जवाब दिया, खाना चाहिए, मुझे खाना दो। फिर डॉक्टर ने 1051 को कहा कि वो उसे कोई खाना नहीं दे सकते। तभी अनोमली ने तुरंत एक नया ट्रांसमिशन भेजा जिसमें था एरिया 51 वर्तमान में एससीपी फाउंडेशन द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है, जो कि एक शैडो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है और इसने इसे SCP-1051 नामित किया है। ये ऑपरेटिव्स के कुछ नाम हैं। डॉक्टर रिचर्डसन ने SCP-1051 को बंद कर दिया और एक डी क्लास पर्सनल को जीव के बीच में जाने का आदेश दिया, ये उम्मीद करते हुए कि वो इससे खुश हो जाएगा और इस हाईली सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन का कोई और सीक्रेट ब्रॉडकास्ट नहीं करेगा। ये पूछे जाने पर कि वो इन सिग्नल्स को क्यों भेज रहा है तो SCP-1051 ने बताया कि वो मनुष्यों को क्यूरियस करना चाहता है। ऐसा प्रतीत हुआ कि इसकी शिकार रणनीति दुनिया को कॉन्स्पिरेसी थीरी से भरने की थी, कॉन्स्पिरेसी थीरीज अपने बारे में, और फिर ये रुचि रखने वाले मनुष्यों को स्थान का पता लगाने के लिए प्रेरित करेगा और एक बार वो हैंगर में प्रवेश कर जाएं, उसके बाद उनकी क्यूरोसिटी को एक एलियन का एनकाउंटर करके पुरस्कृत करेगा जिसे वो ढूंढ रहे थे। SCP-1051 ने ये भी बताया कि जिन अंडों को वो बाहर निकाल रहा था वो उसके बच्चे थे और ये काफी परेशान लग रहा था कि फाउंडेशन ने उनमें से कुछ को रोक दिया जब वो अपने ऑर्बिटल एस्केप पर थे। लेकिन SCP-1051 को इन कॉन्स्पिरेसी थीरीज का पता कैसे चला? क्या ये हमारी संस्कृति को स्टडी कर रहा था और 1940 के दशक की साइंस फिक्शन स्टोरीज लोगों तक पहुंचा रहा था? फाउंडेशन के रिसर्चर डॉक्टर रिचर्डसन को लग रहा था कि कुछ और ही हो रहा है। इसके बाद उन्होंने डॉक्टर गोल्ड से बात की, जो एयरफोर्स साइंटिस्ट थे जो इस एग शेप मीटेओराइट को स्टडी कर रहे थे। उसने उसे SCP-1051 के पहले विक्टिम डॉक्टर जेम्स का वर्णन करने के लिए कहा। डॉक्टर गोल्ड ने उन्हें बताया कि डॉक्टर जेम्स अपने काम के प्रति जुनूनी थे और ये चीज उनके निजी जीवन पर भी प्रभावित हुई। वो एक स्काई-फाई नट थे। डॉक्टर जेम्स स्पष्ट रूप से बी मूवीज को पसंद करते थे, विशेष रूप से एलियंस और यूएफओस के बारे में। उनको इस बात का यकीन था कि सरकार के पास पहले से ही ये दोनों हैं और उनकी एग शेप मीटेओराइट रिसर्च ने उनके विश्वास को और मजबूत कर दिया। क्या SCP-1051 ने किसी तरह इस ज्ञान को पृथ्वी पर अपने पहले भोजन से लिया था और अब इसे दूसरे शिकारों को लुभाने के लिए इस्तेमाल कर रहा था? डॉक्टर रिचर्डसन ने सोचा कि ये इससे भी गहरा हो सकता है।
जब उन्होंने डॉक्टर गोल्ड की SCP-1051 के साथ पहली कन्वर्सेशन की रिकॉर्डिंग चलाई, जहां 1051 ने उन्हें खाना लाने का कहा था। डॉक्टर गोल्ड हैरान रह गए। जो आवाज उन्होंने सुनी वो डॉक्टर जेम्स की थी। SCP-1051 नवेडा रेगिस्तान में है और इसके क्षेत्र में हर समय कम से कम 20 फाउंडेशन पर्सनल्स अपने यूनिफॉर्म में गश्त करते रहते हैं। जो यूनिफॉर्म्स यूनाइटेड स्टेट एयरफोर्स के मेंबर्स द्वारा पहने जाने के समान होते हैं। उन्हें इंट्रूडर्स पर गोलियां चलाने की अनुमति है, लेकिन उन्हें मारने के लिए नहीं, सिर्फ डराकर दूर भेजने के लिए। अगर कोई इंट्रूडर SCP-1051 के 1 किलोमीटर के भीतर आता है तो उन्हें हिरासत में लेकर क्लास A एमनेस्टिक दिया जाता है। चूंकि SCP-1051 का प्राइमरी खतरा फॉल्स इन्फॉर्मेशन फैलाने की एबिलिटी से जुड़ा है, इसलिए SCP फाउंडेशन की मेन कंटेनमेंट एफर्ट इसकी ब्रॉडकास्ट को रोकना है। एजेंट्स को SCP-1051 के बारे में किसी भी नागरिक को अफवाहों पर विश्वास करने से रोकना है और ये स्पष्ट करना है कि ये कहानियों के अलावा और कुछ भी नहीं है और इन पर विश्वास करने वाले सभी बेवकूफ हैं। अगर वो इन आम अफवाहों या मिथ्स के अलावा किसी भी ज्ञान का प्रदर्शन करते हैं तो उन्हें क्लास A एमनेस्टिक देने की अनुमति है। 1051 के स्थान के पास ऑर्बिट करने वाले किसी भी सैटेलाइट की ट्रांसमिशन में किसी भी तरह के इंटरफेरेंस को मॉनिटर किया जाता है और यदि कोई एंटीना बिना किसी उद्देश्य के इसकी इमारत के 10 किलोमीटर के क्षेत्र में खोजा जाता है तो उसे या तो नष्ट किया जाना चाहिए या एक फैराडे केज में बंद कर देना चाहिए। SCP-1051 मूव करने में सक्षम नहीं है, मगर इसकी रिप्रोड्यूस करने और डिसइंफॉर्मेशन फैलाने की क्षमता को रोकने में फाउंडेशन को जो मुश्किलात का सामना है, उस कारण इसे यूक्लिड क्लासिफाई किया गया है और इसके ओरिजिन और बायोलॉजी की रिसर्च अब भी जारी है। अब एक और अनोमली जिसके अंदर आप कभी भी नहीं जाना चाहेंगे, SCP-002 द लिविंग रूम देखें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं जल्द ही।